दूसरी तरफ अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान की जानिब से सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी हमले किए गए हैं। पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स और कतर में मौजूद तेल और गैस तनसीबात के करीब रिहाइश पजीर अफराद को इलाके से निकल जाने की वार्निंग जारी कर दी है। टेलीग्राम पर बयान में पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर की कई रिफाइनरीज अब जायज हदफ बन गए हैं और आइंदा चंद घंटों में इन्हें निशाना बनाया जाएगा। तमाम शहरियों, रिहायशियों और मुलाजमीन को कहा जाता है कि वो फौरन इन इलाकों से दूर बिला ताखीर महफूज फासले पर चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ईरान की जानिब से दागे जाने वाला एक मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया की फौजी अड्डे के करीब गिरा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के मुताबिक ये मिसाइल बुध की सुबह 2:15 पर मुत्तहिदा अरब अमीरात में वाक़ अड्डे पर गिरा, जो ऑस्ट्रेलिया की फौज मौजूद है। हमले में कोई भी ऑस्ट्रेलियाई एहलकार जख्मी नहीं हुआ और सब मुकम्मल तौर पर महफूज है। सो डॉक्टर मारिया, अब ये जो मिडल ईस्ट का एक इक्वेशन है बीच में, क्या नजर आ रहा है आपको फ्यूचर मिडल ईस्ट का? देखिए, मिडल ईस्ट से अमेरिका को तो जाना पड़ेगा। ये ओके, यू थिंक ईरान इतना प्रेशर डाल देगा कि अमेरिका को जाना पड़ेगा? देखें, बात दरअसल ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन नहीं होता और जो हमें नजर आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट को वो ख़त्म नहीं करना चाह रहे, तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं करना चाह रहे तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ ग्रेटर प्लान। बिकॉज आपको एक कॉन्फ्लिक्ट का एक वक्त आता है जिस वक्त आप कहते हैं कि जब हम जंग रोकते हैं। जब आप जंग नहीं रोकना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिकन और इजरायली अल्टीमेट इंटेंशन है वो ये है कि ईरान की जो ताकत है बतौर एक रियासत, उसको इतना कमज़ोर कर दें कि वो बतौर एक रियासत फंक्शन करना बंद कर दें। अब उसको ख़त्म करने के लिए जाहिर है अभी जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगले 3 हफ्ते तक वो जंग जारी रखेंगे। आज और कल जो है अमेरिका ने बंकर बस्टर्स डाले। बंकर बस्टर्स बेसिकली टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बराबर होते हैं जिनके आगे न्यूक्लियर टिप्ड जो है अम्यूनिशंस इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ इजराइल क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो समझ सकते हैं आप कीमियाई तौर के ऊपर या न्यूक्लियर के ऊपर जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए बगैर जो हथियार उनके पास मौजूद है वो इस्तेमाल करें। लेकिन इसके बावजूद उनको ये चीज़ें हासिल नहीं हो रही। फिर उन्होंने ईरान की मिलिट्री कमांड के ऊपर अटैक किया जिसके अंदर लारीजानी साहब और उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है वो दोनों अटैक में शहीद हुए। इसका मतलब ये है कि इस वक्त वो ईरान के अंदर स्ट्रक्चरल डिके लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रक्चरल डिके लाने के लिए 2 चीज़ों को इस वक्त जो है अटैक करें। एक उनकी सरहद के ऊपर जो बिलखसूस जो कि बार बार कहते हैं जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में अमेरिका को 2-3 मेजर लॉसेस हुए हैं। एक सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है कि जो ज़ेरे समुंदर उनकी जो UAV बेस्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क था, जो एक फैसिलिटी थी, वो ईरान ने 2-3 दिन पहले जो है उड़ा दी थी, यानी कि उनको मिसाइल से टारपीडो अटैक्स उनको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका की जो बहरी बेड़े हैं और जो बाकी उनकी एबिलिटी थी कि वो बहरे अरब में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में मतलब इंटेलिजेंस के साथ मूव कर सकते हैं, वो ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो वनरेबल हैं। उन तमाम जो भी शिपिंग लाइंस से जो भी शिप्स मूव कर रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने में या अपनी मूवमेंट को इस तरह करने में कि वो ईरान के ऊपर किसी किस्म का टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक सरप्राइज अख्तियार कर सके नेवल साइड से। इसका मतलब ये है कि जबकि क्लेम उन्होंने किया कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है। देखें, जो फैसिलिटी ईरान ने उनकी उड़ाई है जो ज़ेर समुद्र के नीचे है वो कोई आम फैसिलिटी नहीं है, वो उनके क्लासिफाइड प्रोग्राम से भी क्लासिफाइड प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि जो ज़ेर ज़मीन UAVs के साथ मुश्तमिल है और जो अमेरिकन ऊपर जो भी शिप्स मूव करते हैं उनको एक सोनार की तरह मतलब वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती थी, जिसकी वजह से अमेरिकन नेवी जो थी वो पूरे समुद्रों में डोमिनेट करती है। तो जो फैसिलिटी इस वक्त बहरे अरब के पास या बहरे हिंद के अंदर मौजूद थी वो ईरानियंस ने कुछ दिन पहले जो है उसको पर अटैक करके ज़ेर समुंदर उसको ख़त्म किया। उससे जो एक तरह से आप कह सकते हैं फुटप्रिंट जो है उनका इनविजिबल हो गया है, मतलब समुंदर के लिहाज से। अब जो आपको नज़र आ रहा है वो एक मतलब आम मिसाइल नहीं मार रहे हैं, वो मतलब क्वांटिटी वाइज मतलब जैसे बंकर बस्टर्स हैं ये जो बाकी हैं। ज़ाहिर है अगर आप एक बंकर बस्टर एक अर्बन एरिया में डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ होगा और उसका इम्पैक्ट यही है कि वो मल्टीपल लेयर्स को अफेक्ट करेगी। यही बंकर बस्टर्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में वहाँ नहीं पहुँच सके क्योंकि वहाँ टेरेन डिफरेंट था, बाकी चीज़ें डिफरेंट थी। तीसरी चीज़ जो हमने देखी है कि वो मुसलसल अटैक्स करना चाह रहे हैं सरहद के ऊपर जो समुद्र के साहिल समुद्र के पास मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम है ईरान के मिलिट्री स्ट्रक्चर का, प्रॉब्लम है ईरान के साहिल का। ईरान का साहिल तकरीबन 2600 किलोमीटर
पे मुश्तमिल है और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ड्रोन्स, मुख्तलिफ किस्म की जो बेड्स हैं, ये बाहर निकलती हैं ज़मीन से और बाहर निकल के एकदम अटैक करती हैं। तो ये एक तरह से टारगेट करना इसको इम्पॉसिबल है। तो वो कमांड स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं बार बार, ताकि इंटरनल केओस आए और इंटरनल केओस को वो प्रोजेक्ट कर सकें। सो ये नज़र ये आ रहा है कि वो ईरान के साथ दर हकीकत ना ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के पीछे है, ना ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है। ये उनके कुछ अहदाफ ज़रूर है। वो ईरान को स्ट्रक्चरली इतना वीक करना चाह रहे हैं और जब स्ट्रक्चरली आप वीक करेंगे तो जाहिर है जब आप ईरान के अंदर वो कह रहे हैं कि अभी हज़ारों टारगेट्स मौजूद हैं, तो ईरान के लिए भी जो टारगेट्स हैं फिर वो कौन से आएंगे? वो मतलब मिडिल ईस्ट आएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर आपके पास इकोनॉमिक टारगेट्स आएंगे। ईरान ने जब जंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी हम DFIC को, जो ईरान का जो UAE का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, उसको इफेक्ट करेंगे। बाकी फिर उन्होंने कहा कि जी अब बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, बट वक्त में मेरे पास कम है, बट इट लुक्स लाइक मिडिल ईस्ट तारीख राहों में मारे जाने का खतरा है। देखें क्योंकि सिमर करेगा ना कॉन्फ्लिक्ट, एकदम तो खत्म नहीं होगा। इसमें 31 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जब 31 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक साथ तो हर एक की कैपेबिलिटी नहीं खत्म कर सकते। जब एक साथ की हर एक की कैपेबिलिटी नहीं खत्म करेंगे तो कुछ जगह के ऊपर डोमिनेट करेंगे। वो फोर्स नहीं कर रहे क्या उनको? नहीं, वो फोर्स सब कुछ कर रहे हैं। वो ग्राउंड ट्रूप्स लेके आएंगे ताकि ईरान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके अंदर सिविल वॉर को ये जनरेट कर सके। यू आल्सो से दैट क्योंकि सबको भी लगा कि ग्राउंड ऑन ट्रूप्स आ जाएंगे, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड आ जाएंगे। सो ब्रिगेडियर साहब, क्या किसी लेवल पर आकर, क्योंकि अभी तक हमने एक रूथलेस जंग देखी है अमेरिका की तरफ से, न्यूक्लियर का ऑप्शन भी एक्सरसाइज हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। देखो ना, फिर अगर ऐसा होगा तो फिर ये कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी। फिर चाहे रशिया भी कर देगा, फिर आगे नॉर्थ कोरिया वैसे तैयार बैठा, रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट भी किया, साउथ कोरिया को मैसेज दिया है, तो न्यूक्लियर वारहेड्स उसके पास भी तैयार पड़े हुए हैं। उसने तो यहाँ तक ईरान को भी कहा है कि हम रेडी हैं कि आपको न्यूक्लियर वेपन देने के लिए। तो सिमिलरली चाइना भी ताइवान के इर्द गिर्द उन्होंने वहाँ पे देखे ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया है। तो ये मुमकिन नहीं होगा कि ऐसा हो, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। देखें, अगर खर्क आइलैंड को अगर टेक ओवर नहीं करते हैं, अगर वो आपको चाहते हैं कि इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी क्रिएट करना चाहते हैं खित्ते में, तो दे कैन गो फॉर द एयर, इस पर स्ट्राइक कर सकते हैं खर्क आइलैंड के ऊपर। तो जिससे ये होगा कि एक सॉर्ट ऑफ ए वारफेयर जो देखें कि मिडिल ईस्ट में जो होगी, और स्पेशली जो बाकी UAE वगैरह है या बहरीन है दूसरे, वो भी टारगेट होंगे। और अभी खाली आप दुबई में देख लें कि लास्ट ईयर बताया जा रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट आई या लोग पैसे लेके आए $62 बिलियन लास्ट ईयर। और इसके अलावा देखें कि वो बताते हैं कि 81,000 लोग ऐसे जो मिलीनियर जो वहां पे आके बैठे हुए हैं। तो वो जो कंसेप्ट था दुबई का, सेफ हेवन जो इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप यहाँ पे हब है एविएशन इंडस्ट्रीज एंड सो, और यहाँ पे जो मर्जी है। तो वहाँ की करेंसी क्या थी? इट वॉज द कॉन्फिडेंस जो वहाँ पे था, दैट हैज बीन शैटर्ड। और कहते हैं दे विल टेक डिकेड्स अभी आगे इसके बाद कि वो वापस आए। इवन आपको देखें अगर इसमें एस्केलेशन, क्योंकि इजरायलीज की बड़ी ख्वाहिश है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इसके अंदर ड्रैग किया जाए, और उसके बाद आप देखें ना कि कोई अगर इस तरह मिसाइल या कोई ऐसी चीज जाके जिनके किसी बिल्डिंग में UAE में दुबई में लगता है, तो उसके बाद आप देखें इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। ओके, सो न्यूक्लियर पे तो आपने भी कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में ये डिबेट है इस वक्त कि अमेरिका से डिटैच किया जाए अपने आप को? देखिए 100% है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को जो मिलिट्री टारगेट की सक्सेस चाहिए वो उनको मिल नहीं रही है, क्योंकि ईरान डिसेंट्रलाइज कर चुका है मिलिटरीली। यूरोपियन कंट्री सब खुल के मना कर रहे हैं, बट विल द मिडिल ईस्ट हैव दैट? देखिए, मिडिल ईस्ट कह तो रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की आप सिचुएशन भी अंडरस्टैंड करें ना। एक सिचुएशन ये है कि जब से उन्होंने तेल बेचना शुरू किया उसमें एक कंडीशन लगी, क्योंकि जब फर्स्ट ऑयल क्राइसिस हुआ और मिडिल ईस्ट ने सारा कुछ नेचुरलाइज किया, तो उनको ये कहा गया कि जी ठीक है, आप तेल बेच सकते हैं, आप ये वापस ले लें, अपने एहसासे, अपने मुल्क की एहसासे ले लें, जैसे हमारे पास रेकोडेक का केस था। लेकिन इसके अंदर आप जब तेल बेचेंगे तो आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचेंगे। उसकी वजह से सारी दुनिया में जो तेल है वो डॉलर में बिकता है। जब वो डॉलर में बिकता है तो इसका मतलब ये है कि कोई ट्रांजैक्शन, कोई एनर्जी नीड, यानी कि जब जितना दुनिया एनर्जी खरीदती है उससे अमेरिकन इकोनॉमी
उसमें डेवलप करती है। इसी तरह जब आप बहरा अरब के अंदर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर ऑयल को देखते हैं तो 90% आपका एशिया पैसिफिक का तेल जाता है, चाइना का 60% जाता है, पाकिस्तान का अराउंड 90% जाता है, इसी तरह इंडिया का अराउंड 60% जाता है। इसलिए मुख्तलिफ ममालिक को अगर देखते हैं तो तकरीबन 70 से 80% दुनिया के जो तेल है वो यहाँ से गुजर रहा है। सो एनर्जी डिपेंडेंसी है। लेकिन अमेरिका को कितना जा रहा है? सिर्फ 2.4%। सो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई जंग होती है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशरी, मिडिल ईस्ट की जो जंग है, डायरेक्ट बेनिफिशरी कौन है? अमेरिका है। क्योंकि जब तेल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और तेल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और आप डॉलर्स में खरीदेंगे तो डॉलर की जो वापस डिपेंडेंसी है वो आपकी एनर्जी करेंसी के साथ लिंक होगी।